हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नासी एकेडमी कैराना में। तो आज हम आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो के बारे में, इंट्रोडक्टरी टू केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री है क्या। मान लीजिए आप जो है अगर नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको केमिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत करनी है, आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए ताकि आपकी एक मजबूत स्ट्रॉन्ग पकड़ बन सके और आप उसमें अच्छे से जो है तैयारी करके अपने अच्छे से ज़्यादा नंबर जो है हासिल कर सके नीट एग्जाम में। सो हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। पहले बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। तो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम आपको पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, क्या कारण है, क्या रीजन है, कहाँ ब्रांचेस हैं इसकी, कौन से ब्रांच में आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, किस टॉपिक से आपका कितना क्वेश्चन बनेगा, कितना नहीं बनेगा, ये पूरा डिटेल में हमको देखना है। ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिटरी हो जाएगी। फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दिस वीडियो विल बी surely help to those students, and also those students who are in the board examinations. This video will also help to those students who are giving the exam of the board. So दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमारी वीडियो ये हो गई है। सो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में। सबसे पहले यहाँ पर केमिस्ट्री वर्ड आया। केमिस्ट्री वर्ड जो है, दिस वर्ड इज कम फ्रॉम द एक आपने सुना होगा नाम, वैसे मिस्र बोलते हैं इजिप्ट से, मिस्र बोलते हैं हिंदी में, इजिप्ट उस देश का नाम है। इजिप्ट कंट्री के एक वर्ड से आया है, इजिप्शियन वर्ड है ये, तो इजिप्ट से आया है, इजिप्शियन बोलते हैं इसीलिए इजिप्शियन वर्ड है, और उसका नाम है केमिका। वर्ड नेम इज केमिका। केमिका, केमिका का मतलब होता है केमिकल। केमिका बेसिकली वहां पे केमिकल को, या ये समझ लीजिए कि वहां पर जो आपका चीनी होती है, हमारे यहाँ पर जो शुगर है, चीनी है, उसको वो लोग केमिका बोलते थे, चीनी को। तो वहां पर केमिका, केमिका से वर्ड बना है केमिकल। क्या बना है? केमिकल। और केमिकल से वर्ड बना है आपका फिर केमिस्ट्री। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुआ है कि केमिका, केमिकल, देन केमिकल की स्टडी ऑफ केमिकल्स, स्टडी ऑफ केमिकल इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, जो इनकी स्टडी है, इनकी पढ़ाई है केमिकल्स के, उसको ही हम केमिस्ट्री बोलते हैं। एंड इसकी स्टडी को शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसकी स्टडी की शुरुआत की, वो थे एंटोनियो ल्यूरेंट लेवोजियर, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, स्टार्टिंग जिन्होंने की। तो उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। स्टार्टिंग, जो भी किसी चीज की शुरुआत करता है उसको हम कंसिडर करते हैं फादर। हमारे यहाँ पर एक चलन है, एक प्रचलन है, एक तरीके की जो है चलती आ रही प्रथा है कि जो इस चीज की शुरुआत किसी ने की है उसको उसका पिता कहा जाएगा, उसका फादर कहा जाएगा। तो केमिस्ट्री के फादर कहा जाता है एंटोनियो ल्यूरेंट लेवोजियर। एंटोनियो ल्यूरेंट लेवोजियर। एंटोनियो ल्यूरेंट लेवोजियर इज कंसिडर एज अ फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्हें केमिस्ट्री के पिता के रूप में जाना जाता है। ये केमिस्ट्री के फादर हैं, इन्होंने शुरुआत की केमिस्ट्री की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, all the branches of chemistry that will be confirmly comes into your examinations, that will conduct to your life, that will help you on all the topics that is besides to your future, that is connected to your future. All the topics are related from the NEET examinations and also from the board examinations. These topics will cover here, all the topics. So now I am going to discuss the branches of chemistry. Branches of chemistry. So we will see chemistry के ब्रांच। मोस्टली आपने पढ़ा होगा या जाना होगा कुछ ब्रांचेस के बारे में। मोटे मोटे तौर पे अगर बात करी जाए, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा जरूर, इनऑर्गेनिक। आपने ऑर्गेनिक के बारे में भी सुना होगा, ऑर्गेनिक। और आपने फिजिकल के बारे में भी सुना होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री भी होती है, फिजिकल। बेसिकली यही हमारी जो है कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी और बोर्ड के लेवल पर भी यही आपकी 3 ब्रांच चलती है।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। बट अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो एनालिटिकल केमिस्ट्री भी हो जाती है, जांच वाली केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक टॉपिक है, बट वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एनालिटिकल। तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस इट। हम इसको डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम इसको छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज दिस? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेसिकली आपको, क्योंकि हम इंट्रोडक्टिव वीडियो बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक यानी कि जो ऑर्गेनिक से हटके है, जो चीज ऑर्गेनिक से हटके है वो इनऑर्गेनिक है, जिसमें ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक यानी कि जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज जिसमें कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं है is considered as inorganic substance, is considered as an inorganic compound. So inorganic क्या हो गया? Those compound does not contain any carbon and its derivatives. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोई भी कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स नहीं होते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक के अंदर लेके आते हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो हम इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। इनऑर्गेनिक के कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें कोई कार्बन नहीं है। H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कोई कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड है आपका HNO3, इसमें कोई कार्बन नहीं है। तो ये सारे कंपाउंड इस तरीके जिनमें कार्बन नहीं है, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़े जाते हैं। किसके अंदर पढ़े जाते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ अगर हम बात करें अभी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनिक, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। Those compound contain carbon and their derivatives are called organic compounds। यानी कि वे सभी कंपाउंड जिनमें कार्बन या फिर उसका डेरिवेटिव्स मतलब उसके ही जैसे कंपाउंड या यौगिक उपस्थित होंगे, उन सभी को हम क्या बोल देंगे? उन सभी को हम बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोल देंगे उनको? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके यहाँ पर, जिसमें कार्बन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है CH4 मीथेन, या फिर है C6H6 बेंजीन, दिस मीथेन बेंजीन। तो और भी दुनिया भर के कंपाउंड है जिनमें कार्बन होगा, और जिनमें भी कार्बन होगा वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। बेसिकली कार्बन कंपाउंड जो होते हैं ना, इनको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है बायोलॉजिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल कंपाउंड, ठीक है। ये भी हम इनको बोलते हैं, बायोलॉजिकल कंपाउंड भी बोला जाता है। नाउ बात करते हैं किसकी? फिजिकल की, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली क्या आता है? केमिस्ट्री प्लस एनालिसिस, यानी कि जहां पर आपको केमिस्ट्री को लेके एनालिसिस करना पड़े, केमिकल्स को लेके एनालिसिस करना पड़े, जांच करनी पड़े, उसका कोई पैमाना बनाना पड़े, उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करना पड़े, उसके लिए कोई पैरामीटर्स यूज करने पड़े, उसके लिए कोई ऐसा यूनिट्स यूज करनी पड़े, वहां पर हम जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन के आप जो है आपको उसकी मोलरिटी निकालनी है, तो ये कैलकुलेशन वैल्यू है, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है किसी कंपाउंड की। आपको किसी कंपाउंड का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स विच इज रिलेटेड टू दी एक result which is related to the result which is related to the numbers are called the physical chemistry। उसको हम physical chemistry कहते हैं। तो chemistry plus analysis, तो ऐसी chemistry जिसमें analysis भी include हो गया है, this is called physical chemistry। तो ये chemistry की तीनों branches हैं, तीनों branch हम इसमें include कर दिए हैं। inorganic के बारे में डिस्कस हो गया है, organic के बारे में डिस्कस हो गया है, and also we have discussed about the physical chemistry as well as now। जब आप बात केमिस्ट्री की करते हैं, तो केमिस्ट्री की हम शुरुआत कहां से करते हैं?
फ्रॉम द स्क्रेचिंग व्हेन यू विल स्टार्ट द स्टडिंग ऑफ द केमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, एंड दिस केमिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम द 9th क्लास, ये 9th क्लास से शुरू होते हैं, एंड यू विल फाइंड आउट देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड द मैटर। वहां पे एक चैप्टर आता है मैटर, मैटर अराउंड अस, मैटर जो हमारे चारों तरफ है। बिकॉज इट इज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो, आई नो दैट दिस topic will not help you into the examination, but this topic will help you surely to understand the chemistry. And if you want to be successful in the examination, then you have to know the base from where it is starting. कोई चीज कहां से शुरू हो रही है आपको उसका पता होना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि वो चीज कहां से शुरू हो रही है, उसका बेस क्या है, उसकी जड़ें कहां तक है, तो आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप डायरेक्ट केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप केमिस्ट्री पे सवार नहीं हो सकते कभी भी। आपको केमिस्ट्री पे सवार है तो होना है तो आपको उसका बेसिक जानना पड़ेगा, आपको उसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, आपको खंगालना पड़ेगा कि ये कहां से इसकी जड़ें निकली है। इसलिए मैं आपको जो है थोड़ा बेसिक बता रहा हूं, बिकॉज दिस वीडियो इज कॉल्ड इंट्रोडक्टिव वीडियो, क्योंकि हम इसको इंट्रोडक्टिव वीडियो कह रहे हैं केमिस्ट्री की। सो अब हम बात करते हैं शुरू से, बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं हम, बिल्कुल स्क्रैच शुरू, स्टार्ट मैटर। हमें एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, मैटर। आप छोटी क्लास से जब से पढ़ना शुरू करा, आपको मैटर पढ़ाया गया है, वो पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मैटर जब भी आपको पढ़ाया गया है सॉरी, तो आपको 2-3 बातों का जिक्र जरूर किया गया है कि मैटर क्या चीज है। भैया आपको बताया गया है कि मैटर एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जो स्पेस रखती है, जिसका कुछ मास होता है, जो जगह घेरती है, जिसका कुछ वजन होता है, वो मैटर है। एनीथिंग, तो ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कि कोई भी चीज जिसका कुछ वजन है और जो भैया स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, हम उसको मैटर कंसिडर कर सकते हैं। हम उसको क्या कंसिडर कर सकते हैं? मैटर कंसिडर कर सकते हैं। मास है जिसका और जिसमें जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है। स्टॉप द इंटरप्शंस फ्रॉम आउटसाइड। नाउ आगे अगर हम इसको देखें थोड़ा सा और मैटर के बारे में, मैटर का क्लासिफिकेशन भी देखना जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आपसे मेरा एक सवाल है, आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस, दिस पेन इज इट मैटर और नॉट? क्या ये पेन एक मैटर है या नहीं है? गिव मी द आंसर, यस प्लीज, बोलिए यस या नो, ये मैटर है या नहीं? आप इस पेन को मैटर में कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ या ना में आंसर देना है आपका, यस में आंसर। इसको आप मैटर मान लेंगे? मान लेंगे आप भी, सभी मान रहे हैं इसको मैटर मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं मैटर? आप कह रहे हैं सर इसके बेस, इसका आप देखें ना, ये इसका वजन भी है और ये जगह भी घेरता है। जब इसको कहीं रखते होंगे तो जगह भी तो घेरता होगा ना ये कुछ, तो ये मैटर है। अभी अगर मैं आपको एक बोतल में पानी लेके दूं, पानी को दिखाऊं आपको, तो वो पानी भी कुछ वजन रखता होगा, कुछ ना कुछ जहां पे गिरता होगा तो जगह भी घेरता होगा, तो वो भी मैटर है। अभी हमारे पूरे हॉल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस हॉल के अंदर कुछ चीज जो नहीं दिखाई दे रही है, दैट इज स्पेस। आप उसे महसूस कर सकते हैं। हवा है, एयर है इस कमरे में, आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑक्सीजन आपका इनहेल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक्सहेल हो रहा है, ये आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये चीज आप महसूस कर सकते हैं, स्पेस को भी। यानी कि गैस भी आपका मैटर का ही एक पार्ट है, आप गैस को भी मैटर में कंसिडर कर सकते हैं। तो 3 चीजों में आप इसको क्लासिफाइड करा आपने। पहला आपने बोला कि भैया सॉलिड है, दूसरा आपने बोला भैया गैस है, और तीसरा आपने बोला लिक्विड है। सॉरी, बट क्या इनके परे भी दुनिया है? क्या इससे बाहर भी दुनिया है? क्या इन चीजों के अलावा भी पूरी दुनिया? ऐसा बोला गया, भारत के एक साइंटिस्ट हुए बहुत पुराने, कुनाद, उनके द्वारा बोला गया पंच तत्व। द अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द पंच तत्व। पंच तत्व, दुनिया 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अग्नि, हवा, पानी, ठीक है ना, नभ, इस तरीके से उन्होंने 5वां बताया, मिट्टी। तो 5 चीजों से जो है आपकी आग, पानी, हवा,
इस तरीके से आकाश, नभ, गगन, ये आपने सुना भी होगा। इन चीजों से, 5 चीजों से जो है बताया दुनिया मिलकर बनी हुई है। लेकिन ये पांचों ही चीजें आप देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में आ जाएगी, ठीक है ना। भैया आपकी जमीन है, मिट्टी है, वो सॉलिड है, हवा है वो गैस है, पानी है वो लिक्विड है, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन क्या इनके अलावा भी दुनिया में कुछ और चीज है? क्या इसके बाहर भी हम झांक सकते हैं? क्या इसके बाहर भी हम कुछ चीज टटोल सकते हैं, खंगाल सकते हैं? ये भी हमें देखना है। तो हम देखते हैं अभी। बिल्कुल है, ऑफ कोर्स। दो चीजें इसके बाहर भी हैं, प्लाज्मा और एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं बीईसी, या लेटेस्ट है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट करके बोलते हैं। सॉलिड क्या चीज को आप सॉलिड बोलते हैं भैया? सॉलिड बोलते हैं आप फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, शेप भी फिक्स है इसका भैया, वॉल्यूम भी फिक्स है इसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, दैट इज अ स्ट्रांग फोर्स। कैसा फोर्स है? स्ट्रांग फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर स्पेस भी होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस वो इसमें नेग्लिजिबल होता है, मतलब नाम मात्र को, स्पेस नहीं होता बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देयर इज नो स्पेस ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड ब्लॉक। लाइफ, इफ आई विल टेक एन एग्जांपल, यहां पर देखिएगा, इफ आई विल टेक एन एग्जांपल, सो यू विल सी हियर, आई विल कंसिडर इन शेप, 2D शेप लेते हैं, ब्लॉक शेप लिया आपने, और इसमें आपने जो है यहां पर बहुत सारे जैसे पार्टिकल्स भर दिए, ऐसे एटम्स भर दिए, ठीक है। सो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिटवीन द पार्टिकल्स देयर इज नो स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल। यानी कि कोई स्पेस नहीं है, देयर इज नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है। दिस इज द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सॉलिड पार्टिकल्स एंड देयर इज नो स्पेस। एंड अगर इनके बीच में स्पेस नहीं है, मतलब ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड। There was a chapter in chemistry before 3 years ago that is called solid state. वहां पर आप पूरा completely solid के बारे में पढ़ते थे, बट अभी हटा दिया गया है recently due to the lockdown and COVID-19 disease. That chapter is removed from your syllabus. Otherwise, you will know that how much it is interconnected to your life. Intermolecular force बहुत ही strong होता है, तो particles बहुत ही ज्यादा strongly एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। एंड दिस फोर्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो है आपका वंडरवॉल फोर्स हो सकता है कोई अदर फोर्स हो। तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स बिटवीन द अदर पार्टिकल्स, बिटवीन द डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। हर पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग तरह का फोर्स हो सकता है। वी कैन फाइंड आउट ऑल दिस फोर्स। सो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैस। सो नाउ I will discuss this gas. So if you will see gas, what is gas? गैस वो चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही, गैस वो चीज जो हमें सिर्फ महसूस हो रही है, जिसका कोई वजन नहीं है, कोई फिक्स वजन नहीं है, कोई हमें दिखाई नहीं दे रही, वो ना उसका आकार है ना उसका कोई वजन है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, यहां पर 2 पॉइंट कर सकते हैं, नॉट फिक्स शेप एंड नॉट फिक्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होता है। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम पता है क्या सभी को क्या होता है? नहीं पता वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब यहां पर बाबू हिस्सा होता है, जरा समझ लेंगे, वॉल्यूम में भी बड़ा दिक्कत रहता ही है। जैसे मान लीजिए इसमें पूरे में गैसेस भरी हुई है, पूरे इसमें गैस भरा हुआ, गैसेस पार्टिकल्स हैं। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आई हैव टू फाइंड आउट 3 थिंग्स, 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। इसकी हाइट, इसकी ब्रेथ, चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई, और तीसरी चीज क्या होती है? इसकी लंबाई। चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई,
ये तीन चीजें जब आप किसी चीज की फाइंड आउट करते हैं, उनके मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है? वॉल्यूम। समझ आ रही है बात? ठीक। तो गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती। अब अगर मैं बात करूं यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स, शॉर्ट में हम ले लेंगे इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स, IMF, तो इनमें तो होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, बहुत नाम मात्र को फोर्स रहता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात करूं मैं, IMS वेरी हाई, बहुत ज्यादा स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल में आपको दिखाया, देखो ये यहां से यहां तक देखो कितना स्पेस है बीच में दो पार्टिकल्स के, यहां से यहां पर देखो कितना स्पेस आ रहा है बीच में। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, जगह बहुत होती है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर लिए। और अगर हम इसका मान लो एक ब्लॉक लेंगे और बनाए भी, तो ऐसे कोई कहीं पार्टिकल कोई कहीं, तो इसमें स्पेस बहुत होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी, इसके बाद में लिक्विड की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? लिक्विड की अगर बात की जाए, तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। लिक्विड में क्या है? लिक्विड में भी सेम, लिक्विड है, पानी है भैया। क्या वाटर की शेप फिक्स होती है? मान लीजिए अगर आप वाटर इस ग्लास में ले लेते हैं, तो इस ग्लास की शेप ले लेगा। आप वाटर इस बोतल में ले लेंगे तो बोतल की शेप ले लेगा। आप किसी और चीज में, बाउल में ले लोगे तो उसकी शेप ले लेगा। तो हम कहते हैं कि भैया उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं है, नॉट फिक्स शेप, नॉट फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है। बट वॉल्यूम फिक्स होता है, वजन फिक्स होता है। 1 लीटर पानी है, किसी भी बर्तन में डालिए 1 ही लीटर रहेगा, शेप बदलता रहेगा लेकिन उसका वजन चेंज नहीं होगा। बट फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? अब यहां पर प्लाज्मा क्या चीज है? प्लाज्मा के बारे में भैया बताया जाता है, एनीथिंग विच डज नॉट इंक्लूड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर कॉल्ड प्लाज्मा। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा। ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना ही क्या है, गैस है, उसको हम प्लाज्मा में कंसिडर करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसी दुनिया की क्या चीज है जो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, और फिर आपने उसको प्लाज्मा कह दिया? भैया मैं देता हूं आपको एग्जांपल, बैलून। बैलून को देखें ना आप, बैलून जो है आपका ना सॉलिड में आता है, ना लिक्विड में आता है, ना गैस में आता है, गुब्बारा है, तो वो भी मैटर। आप फ्लेम को देखिए, दूसरा एग्जांपल, फ्लेम को देखिए आप, फ्लेम, लो, मोमबत्ती से लो निकलती है। आपके घर में जो आपने क्या रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, उसमें से लो निकलती है, तो वो लो जो है, वो फ्लेम जो है, वो आपका प्लाज्मा है। फिर आता है बीईसी। क्या है बीईसी? की फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहले तो आपको। बी से बोस, ई से आइंस्टीन, बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे, और कंडेंसेट। कंडेंसेट देखो, दो साइंटिस्ट के नाम पे बनी है। बोस भारत के साइंटिस्ट थे, जगदीश चंद्र बोस, नाम सुना भी होगा आपने। एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, जगदीश बोस, ठीक है ना। और एक आइंस्टाइन भी सुना है। आइंस्टाइन ने क्योंकि आइडिया पहले दिया था, आइंस्टाइन ने बताया नहीं था, डिस्कस चल रहा था साइंटिस्टों के बीच में कि क्या भैया सॉलिड के बारे में बताया, मैटर में, लिक्विड है, गैस है, एक ने बता दिया प्लाज्मा है, तो पूरा हल्ला मच गया पूरा साइंटिस्ट कम्युनिटी, प्लाज्मा भी कोई चीज है। आइंस्टीन बता गए कि शायद मुझे ऐसा लगता है प्लाज्मा से अलग भी कोई चीज है दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में प्लाज्मा से अलग भी कोई चीज है। वो आदमी बस इतनी बात बता के गया और उसकी वजह से उसका नाम जुड़ा आइंस्टीन, कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है, और बोस ने प्रूव कर दिया कि हाँ है। तो दोनों का नाम जुड़ गया, जिसने बताया उसका भी और जिसने प्रूव करा उसका भी। और मेरा मानना ऐसा है कि इससे आगे भी कुछ है, तो मेरा भी नाम जुड़ जाएगा आगे कभी। हंसने की बात नहीं है, क्या पता जुड़ जाए। मेरा मानना ऐसा है कि बीईसी से भी आगे कुछ है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। तो हो सकता है इन फ्यूचर बहुत साइंस एंड कंडेंसेट के अलावा नासिर अंसारी, केरान भी जुड़ जाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दे कैन बी एनीथिंग। सो नाउ बीईसी में क्या आता है? बीईसी में आता है गैस चार्ज पार्टिकल्स। जगदीश चंद्र बोस ने बताया भैया जो गैसेस होते हैं ना, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उन पे चार्ज भी आ जाता है। किसी गैस चार्ज पे प्लस का चार्ज आ सकता है, किसी गैस चार्ज पे माइनस का चार्ज आ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है, कहां प्लस का चार्ज आ रहा है, कहां माइनस का चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये भी है। मैटर डिस्कस करने के बाद में हम बात करते हैं एटम की।
केमिस्ट्री में आपको एटम का पता होना भी जरूर। कंपाउंड्स डिस्कस कर लिया हमने। दुनिया में कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बनी है, सबसे छोटी चीज क्या है, तो एटम को बताया गया। केमिस्ट्री में किसको बताया गया? एटम। पहले कहा गया कि एटम दो वर्ड से मिलकर बना है, ए प्लस टॉम, और बोला गया ए का मतलब होता है नॉट और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, विभाज्य, ए विभाज्य, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे ब्रेक ना किया जा सके, ये बताया गया पहले। एटम इज नॉट डिविजिबल, तोड़ा नहीं जा सकता, उसको डिवाइड नहीं करा जा सकता, ये बताया गया। बट दिस वॉज द कंप्लीटली फेलियर ऑफ दैट साइंटिस्ट हु टोल्ड दिस थ्योरी एंड हु गेव दिस थ्योरी। पूरी तरीके से फेल हुआ। जैसे जैसे दुनिया आगे की ओर बढ़ी, रफ्तार बढ़ी दुनिया की, दुनिया माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप पे आया, माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे आया, और डेवलपमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ गया। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे आ गया तो एटम की स्ट्रक्चर देखना पॉसिबल हो गया, और जब एटम की स्ट्रक्चर देखना पॉसिबल हो गया तब बताया गया कि एटम की ये डेफिनेशन नहीं है, एटम कुछ और ही है भैया। तो बोला भाई बताओ ना फिर क्या है? बोला एटम, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे छोटी वो चीज जो किसी केमिकल रिएक्शन के होने के लिए जिम्मेदार है, जो किसी केमिकल रिएक्शन को शुरू कर सकती है, दैट इज एन एटम। एंड इट हैज थ्री पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके तीन पार्ट हैं। सो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल दैट कैन पार्टिसिपेट in a chemical reaction, in a chemical reaction. Is it start or not? Is it start or not? Check it. Okay. So atom के बारे में हमने इतना हुआ, ठीक है, पता चला हमें। एंड थ्री पार्ट्स इसके होते हैं, वो भी पता चल गया हमको। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टू डिस्ट्रक्शन में ऐसे इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ उसके बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना। देयर इज इनफिनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, इनफिनाइट, अनंत नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। बीच में जो होगा वो क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीजें होती है, एक प्रोटॉन होता है जिसको P+ से नोट करते हैं, एंड देयर इज ए न्यूट्रॉन जिसको N0 से नोट करते हैं। तो दो चीजें इसके अंदर होती है। P+ वाला क्या है? प्रोटॉन। एंड N0 वाला क्या है आपका? दिस इज न्यूट्रॉन। तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। फिर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के अकॉर्डिंग इनको ऑर्बिट्स के नाम दिए गए। जैसा पहला ऑर्बिट है उसको K बोला गया, फिर L बोला गया, फिर M बोला गया, फिर उससे बाहर वाले को N, ऐसे नाम दिए गए। KLMN ऑर्बिट्स क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिट्स। दीज आर ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बोर, क्या नाम था उनका? बोर। बोर ने अपने नाम पे दे दिया बोर्स लॉ या बोर्स प्रिंसिपल। बोर प्रिंसिपल में उन्होंने बताया कि इस एटम के जो ऑर्बिट्स होते हैं, एटम के जो क्या होते हैं? ऑर्बिट होते हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन विल फिल अप, हाउ इलेक्ट्रॉन विल फिल अप, इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। और भरने का तरीका उन्होंने ये बताया 2 8 8 18 18 32, ये इलेक्ट्रॉन के फिल होने का ऑर्डर उन्होंने बताया। 2 8 8 18 18 32, इस तरीके से बोला। पहला जो K ऑर्बिट था उसमें इतना इलेक्ट्रॉन आता है, L में इतना आता है, M में इतना आएगा, N में इतना आएगा, O में इतना आएगा, P में इतना इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन के भरने का ऑर्डर, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते चले जाते हैं।
जैसे मान लीजिए यहां पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे? मान लीजिए मैंने इस ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, पहली वाली में 2 ही आ सकते हैं ना, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां ले लूं, यहां आ सकता है दूसरा। एक और साइंटिस्ट थे, नाम था हुंड। क्या नाम था उनका? हुंड। हुंड्स ने हुंड्स लॉ दिया, हुंड्स ने हुंड्स लॉ दिया, और हुंड्स ने बताया क्योंकि बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स हैव द अपोज सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव द नेगेटिव चार्ज एंड सेम चार्ज एटम, सेम चार्ज पार्टिकल्स विल रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को दूर भगाएंगे अगर सेम चार्ज की कोई चीज है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होगा तो वो दूर भगाएंगे एक दूसरे को। तो अगर वो एक जगह रहेंगे भी, एक ऑर्बिट के अंदर रहेंगे भी, तो एक ऑर्बिट पे वो सबसे ज्यादा दूरी पर रहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस दैट दे विल सस्टेनेबल एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। एंड व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस? मान लीजिए एक पार्टिकल यहां पर है, तो फिर वो यहां नहीं होगा, इससे सबसे ज्यादा दूरी बैठेगी यहां पर, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। ऐसे ये ध्यान रखने वाली बातें, छोटी छोटी बातें बट काम की बातें। नाम फेमस हो गया ना ये बात बताने के लिए, हुंड्स लॉ पढ़ रहे हैं आप आज भी। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन रहता है जितना भी हो सकता है, ठीक है। सो मान लीजिए अगली में 8 आ रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक जो मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, मान लो एक यहां ले लिया मैंने, ऐसे ले सकता हूं? कभी नहीं ले सकता भैया, इलेक्ट्रॉन के सामने इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इससे आगे पीछे आएगा कहीं पे, यहां आ गया 2 3 4 5 6 7 8। अगले भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, वो भी इनके सामने नहीं आएंगे, कहीं आगे पीछे आएंगे। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे, दूरी बना के रखेंगे, दूसरे से मेंटेन करेंगे डिस्टेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एटम के बारे में समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 पार्ट होते हैं इसके, पूरा समझ में आया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड किसने करा? डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एंड उसके अलावा इस पे मास कितना होता है, इसका वजन कितना होता है? तो द मास इज 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, किलोग्राम में इतना मास होता है। फिर इलेक्ट्रॉन के बाद में अगर मैं दूसरे की बात करूं, सेकेंड इज प्रोटॉन। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। एंड डिस्कवर्ड बाय, इसको डिस्कवर्ड किया गया, दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर जुड़ता है, एक तो बोर का भी जुड़ता है इसमें, एक तो बोर का नाम जुड़ता है इसमें। किसका नाम जुड़ता है? बोर का। गोल्डस्टीन का भी जुड़ता है साथ में, बोर एंड गोल्डस्टीन, ठीक है ना। तो दोनों का यहाँ पर नाम जुड़ा। फिर उसके बाद में इस पे मास कितना होता है भैया, मास को देखना। मास इस पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg, किलोग्राम। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर थोड़ा सा मास भी आ गया, डिस्कवर्ड भी आ गया। फिर तीसरा पार्टिकल बचा है, दैट इज न्यूट्रॉन। क्या बचा है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कहते हैं देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस ना माइनस, जीरो, शून्य। इसीलिए से जीरो से नोट करते हैं, कोई चार्ज नहीं है ना इसमें, ना प्लस ना माइनस। फिर इसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक। तो उन्होंने इसको डिस्कवर करा, जेम्स चैडविक ने। एंड इसका मास कितना होता है? तो मास जो प्रोटॉन का मास होता है सेम, प्रोटॉन का मास कितना था? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टिव वीडियो ऑफ ए केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे। कल से हमारी जो वीडियो होगी दैट विल बी रिलेटेड टू द चैप्टर एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1, ठीक है ना। केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से शुरू करेंगे, फ्रेश से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। This is the introductory video. It will helpful to all the students who are preparing for the examinations, also board examinations and for the NEET examinations. So दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।